स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा है सिंपल वर्ड्स में, और स्पेक्ट्रा में वेवलेंथ, इंटेंसिटीज, फ्रीक्वेंसीज निकाली जाती हैं। अब हमारे पास स्पेक्ट्रा की टाइप्स आ जाती हैं। 3 बेसिक टाइप्स हैं, एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रा है, मॉलिक्यूलर या बैंड स्पेक्ट्रा है, और लास्ट टाइप है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है कि जब आपके पास गैसियस फॉर्म में कोई एटम्स हैं, उनको आप एनर्जी देते हो, उनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई ऑर्बिट में जाके जब वापस आते हैं तो वो रिलीज करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। इसकी बुनियाद पे हम एटम्स के दरमियान डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हर एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरे से डिफरेंट होता है। तो हर एटम के अंदर ऑर्बिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये जो स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम आता है, ये असल में वो जो कलर आते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के दरमियान ट्रांजिशंस के नतीजे में इलेक्ट्रॉनों की, उन कलर्स की कलेक्शन, उन वेवलेंथ्स की कलेक्शन, फ्रीक्वेंसीज की कलेक्शन समझ लो, स्पेक्ट्रम कहलाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हर लाइन वेल डिफाइंड होती है, और ये लाइन ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन एनी टू ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट इन्वॉल्व होते हैं इसमें। उसके बाद स्पेक्ट्रा की ये 3 टाइप्स हैं। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में आपके पास आती हैं टोटल 3 एग्जांपल्स हैं। एक तो आपके पास है इसके अंदर एक्सरे का स्पेक्ट्रा, दूसरा है इसके अंदर ब्लैक बॉडी का, और तीसरा है इसके अंदर वाइट लाइट का। ये बात याद रखिएगा, जो आपकी वाइट लाइट है, सनलाइट, इसका जब आप स्पेक्ट्रा निकालते हो ना, तो ये होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। वजह यह है कि इसमें कलर्स आपस में मिक्सअप होते हैं, उनमें कोई वेल डिफाइंड लाइंस नहीं होती कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में। ये बात आप ज़हन में रखेंगे। जहाँ तक बैंड स्पेक्ट्रा है, ये मॉलिक्यूल से आता है हमारे पास, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। और ये आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है ऑन द स्क्रीन। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आता है। इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की है। सामने आप डायग्राम देख सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर गैस हाइड्रोजन की भरी जाती है। डिस्चार्ज जब अप्लाई किया जाता है, हीलियम भी भरी जा सकती है इसके अंदर, और हीलियम सन के अंदर आइडेंटिफाई की गई है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। और हीलियम जब ये आइडेंटिफाई की गई थी तो ये अभी तक ज़मीन के ऊपर डिस्कवर नहीं हुई थी। ये नीचे मालूमात में लिखा हुआ भी है, और ये आपका एमसीक्यू भी है। सबसे पहले बाल्मर था जिसने 1885 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया, और उसने जो स्पेक्ट्रल लाइन डिस्कवर की, या जो लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कवर किया, उससे कहते हैं हम बाल्मर सीरीज़। हाइड्रोजन के कलर्स मुख्तलिफ सीरीज़ के ऊपर मुश्तमिल हैं, या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मुख्तलिफ सीरीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। उनमें से जो बाल्मर सीरीज़ है, जो विजिबल रेंज में होती है, ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी 1885 में। और उसके बाद रेडबर्ग ने इसका फार्मूला, जो एम्पिरिकल फार्मूले को ज़रा मॉडिफाइड किया था, ये एम्पिरिकल फार्मूला वैसे बनाया था या ड्राइव किया था बाल्मर ने,
लेकिन रेडबर्ग ने बाद में इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दी और इसके अंदर जो कांस्टेंट है ये रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू नीचे आपको मेंशन नज़र आ रही होगी, सबसे आखिर में 1.09 10⁻⁷। ये नोट कर लें आप इसको। नेक्स्ट आपके पास जो सीरीज डिस्कवर की गई लेमन में और बाल्मर में फर्क यह है कि लेमन का जो लो ऑर्बिट है वो पी है, पी यानी 1 है, और हाई ऑर्बिट 1 से ऊपर होता है, 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो ये याद रखेंगे, लेमन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जब हाई ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो जो वो सीरीज बनती है उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज, वो लेमन कहलाती है। अब लेमन का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब इसमें से सारी स्पेक्ट्रल लाइंस में वो स्पेक्ट्रल लाइन जिनकी एंडिंग 1 में हो रही होती है, 1 ऑर्बिट में, तो वो आती है लेमन के अंदर। जिनकी एंडिंग 2 में होती है वो आती है 2 नंबर ऑर्बिट में, वो आती है बाल्मर में। लेमन अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, बाल्मर विजिबल में होता है। और बाकी जो 3 है, पाश्चन, ब्लैकिट एंड पफन सीरीज, ये सारी की सारी होती हैं इंफ्रारेड में। इनमें जो पाश्चन, नंबर याद करने पड़ेंगे। जिसका बाल्मर में आखिरी ऑर्बिट 2 है, पाश्चन में 3 है, ब्रैकेट में 4 है और पफन में 5 है। ये छोटे छोटे जो लिखे हैं यहाँ, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये नंबर हैं पी के, और ये एन के नंबर नीचे लिखे हुए हैं। ये भी आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट, जब भी आप बात करेंगे, ये यहाँ पे मैंने वैसे लिखा हुआ है कि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, मिनिमम वेवलेंथ किसी भी आपने सीरीज की निकालनी है उसमें हाई ऑर्बिट की वैल्यू अनडिफाइन होगी। मिनिमम के लिए हाई ऑर्बिट अनडिफाइन होगा हर सीरीज के लिए। यानी हर सीरीज में आप जो इनके जनरल फॉर्मूले लिखे नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, इसमें एन की जगह अनडिफाइन लगा दें, आपका बन जाएगा मिनिमम वेवलेंथ का फार्मूला। इनका जनरल फार्मूला भी बना सकते हो आप, ये आप फार्मूला याद कर लें, मिनिमम वेवलेंथ का पी स्केयर ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट। अब पी का वैल्यू 1 लगाओगे तो ये मिनिमम वेवलेंथ आएगी लेमैन की, 2 लगाओगे तो बाल्मर की, 3 लगाओगे तो पाश्चन की, एंड सो ऑन। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए पी तो वही होगा जो सीरीज का नंबर है, एन एन नेक्स्ट हायर नंबर होगा। यानी बाल्मर का अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है तो पी की जगह 2 लगाओगे, एन की जगह 3 लगाओगे मैक्सिमम के लिए। ये सारी बातें यहाँ मेंशन है, 1 2 3 4 5 सीरीज की, ठीक है। और मिनिमम वेवलेंथ के लिए पूरी डिटेल नीचे मौजूद है, तो ये आपने एमसीक्यू के लिए याद करना है। इसको आप टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, नोट्स में टेबल फॉर्म मौजूद है। मैं अभी इस डॉक्यूमेंट के लेक्चर के एंड पे दोबारा दिखा देता हूँ। आगे चलते हैं। मैक्सिमम का जनरल फार्मूला आप बनाएंगे एन स्केयर पी स्केयर ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू एन स्केयर माइनस पी स्केयर। ये चीज नोट कर लें, ये मैक्सिमम का फार्मूला है। इसमें अगर आपने किसी भी सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है तो बड़ा सिंपल काम करोगे,
आपने पास्चन के लिए निकालना है मैक्सिमम वेवलेंथ। अब पास्चन के लिए जो स्मॉलर ऑर्बिट है पी, उसकी वैल्यू तो हो जाएगी आपके पास 3, और बिग ऑर्बिट एन वो हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, एक चीज और याद कर लें, लिख लें कहीं, 1/रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁸ मीटर। वैसे इसका यूनिट पर मीटर में होता है। अभी हमने इसकी वैल्यू ऊपर देखी थी, ये देख लें पर मीटर में है। ठीक है, अब ये मैंने एक बनाई हुई है छोटी सी क्या कहना चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन बनाई हुई है। अगर रेडबर्ग कांस्टेंट ज़्यादा होता है, लैम्डा मैक्सिमम या लैम्डा मिनिमम आ जाए, तो कहाँ हम 1/1.0910⁻7 को डिवाइड करते फिरेंगे, सीधा उसकी जगह हम लिख देंगे 1/r की वैल्यू 9 × 10⁻⁸। ये शॉर्टकट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल आ जाता है। 1913 में ये मॉडल आया था। पहला पोस्टुलेट्स का ये कहता है एनर्जी फिक्स रहती है, जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स है। दूसरे में कहता है जो एंगुलर मोमेंटम है वो mvr/nh/2π है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमारे बड़े एमसीक्यू बनते हैं। वो एमसीक्यू कुछ इस तरह बनते हैं, उसमें आपको कह सकता है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिट कर रहा है किसी ऑर्बिट में, उसका एंगुलर मोमेंटम है h/2π, बताओ किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो आप भाई एन के अंदर वो वैल्यू लगाओगे जो कि 2 को कैंसिल करेगा और h/π आंसर देगा। आंसर क्वेश्चन में यही है, h/π आपका एंगुलर मोमेंटम है, तो वहाँ 2h/2π का जवाब h/π होता है, तो दूसरा ऑर्बिट बन गया। अगर कहता है जी नहीं, ऑर्बिट h/2π था, एंगुलर मोमेंटम h/2π था, उसमें n का आंसर 1 होना चाहिए। अगर कहता है 2h/π था, तो नीचे 2 होगा, ऊपर 4 होगा, तो 2h/π आएगा, n का आंसर 4 बन जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह हम ऑर्बिट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। यहां से ये भी पता लगता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको आनी चाहिए 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। अगला जो है ये है एनर्जी हाई ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो ऑर्बिट में, तो जब भी हाई से लो में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज करेगा पैकेट्स की शक्ल में करेगा, HF उसका फॉर्मूला होगा, ये hc/λ। इसको आप लोग डेल्टा E इज इक्वल टू जनरल फॉर्म में HF या hc/λ की शक्ल में याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर रेडियस, लेकिन रेडियस से पहले डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। डी ब्रोगली का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1924 या 23 में कहीं आया था, 24 में आया था, और ये बोहर आया था 1913 में, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इसका जो पॉस्टुलेट है ना, ये एंगुलर मोमेंटम वाला, ये फिर 1924 के बाद प्रूफ हुआ था। बोहर एटॉमिक मॉडल का एंगुलर मोमेंटम का पॉस्टुलेट डी ब्रोगली ने प्रूव किया था, क्योंकि बोहर के टाइम पे इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं था। और डी ब्रोगली के मुताबिक जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करता है तो वो वेवलेंथ की शक्ल में करता है, क्योंकि वो वेव कैरेक्टर शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है और उसके अंदर n लैम्डा वेवलेंथ है, ऑर्बिट का सरकमफेरेंस 2πr है, तो इनको इक्वेट कर दो, n पाई 2πr हो गया, n लैम्डा 2πr हो गया। लैम्डा की जगह आप लगा दें डी ब्रोगली का फॉर्मूला, तो सॉल्व करके आ जाएगा mvr = nh/2π।
ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए, इनके जो बीच के स्टेप्स हैं ये आने चाहिए, ताकि आपका कोई एमसीक्यू बने यहाँ से तो आपको आना चाहिए। अब जहाँ तक क्वांटाइज रेडियाई का ताल्लुक है, उसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो ये फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए आपको, आर एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम के ई स्केयर। ये भी याद होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 3 याद होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 याद होनी चाहिए एमसीक्यू के लिए। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है इन न्यूक्लियस तो उसको जो सेंटीमीटर फोर्स मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलती है। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और याद रख लें कि ये जो फॉर्मूला है ना क्वेश्चन नंबर 1 वाला, एम वी स्केयर इज इक्वल टू के ई स्केयर ओवर आर एन। 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बड़ा सिंपल स्टेप है इसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हल कर लें और ये आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 नीचे एक लिखी हुई है, इक्वेशन 3 से निकाली गई है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला तो सबको याद ही होता है, आर एन का एन स्केयर आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू 0.053 नैनोमीटर या 0.53 एंगस्ट्रॉम। आर नॉट या जिसे आर वन भी कहते हैं 0.053 नैनोमीटर 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट ऑर्बिट्स के रेडियस निकालने हैं तो एन की वैल्यू पुट अप कर दें, ये आपके डिफरेंट आंसर आ जाते हैं। ये चीज़ याद करेंगे आप। वेलोसिटी के फॉर्मूले में उसका जनरल फॉर्मूला दिस वन, ये याद होगा एक आपको। एक ये इनिशियल इसका याद होना चाहिए। इसमें आर एन की वैल्यू निकाल पुटअप करके सॉल्व कर लें तो ये नीचे वाला फॉर्मूला आता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जनरल फॉर्मूला आ गया और वैल्यू पुटअप करके इसका आंसर आता है 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। फिर आपने इसमें याद करना है फॉर्मूले हैं काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आपके पास एक तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना, इसको जब सॉल्व करते हैं आर एन की वैल्यू पुटअप करके तो एक फॉर्म जो मैंने आपको ऊपर दिखाई है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए थी और ये आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। इसको आपने याद करना है। इसलिए आपके पास जो 3 फॉर्मूले बनते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी का, एक काइनेटिक का और एक टोटल एनर्जी का। जरा इनका हम यहाँ से देख लेते हैं हिसाब किताब क्या है। जो काइनेटिक है वो तो बन जाता है के ई स्केयर ओवर 2r n। ठीक है, इसी को जब मैं टोटल में लेके जाता हूँ तो टोटल का फॉर्मूला भी यही बनेगा, सिर्फ एक फर्क होता है, साइन नेगेटिव हो जाएगा और पोटेंशियल का के ई स्केयर ओवर आर एन इसका डबल होता है। तो यहाँ से हम इनकी रेशियोज निकाल सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो अभी हम देखेंगे। अभी जो चीज़ें आपने इसमें देखनी है, ये बेसिक फार्मूला जो ई एन का है 2 पाई स्केयर एम के ई पावर 4 ओवर एन स्केयर एच स्केयर। फिर ये फार्मूला आपने किया हुआ है पहले भी, वो एटॉमिक मॉडल का पढ़ा है। ये याद करना है -E0/n²। अब E0 इक्वेशन नंबर 5 में अगर n की जगह 1 लगाया जाए तो E0 बन जाता है। और इसकी वैल्यू अगर हल की जाए, ऊपर यहाँ पे नोट्स में सॉल्व हुई भी है अगरचे, लेकिन हमने सिर्फ ये 13.6 याद करना है। ये 13.6 आयोनाइजेशन एनर्जी है पॉजिटिव साइन के साथ।
और इसकी जॉल में आंसर होता है 2.17 10⁻18 जॉल। जॉल के आंसर को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो 1.6 10⁻19 से डिवाइड किया जाता है। मुख्तलिफ ऑर्बिट्स की एनर्जीज निकालनी है तो आप ई नॉट को n स्क्वायर से डिवाइड करते चले जाएं। उसका टेबल अभी मैं आपको शो करा देता हूं। अच्छा, एक और चीज है इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो आप सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपकी एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन होता है। -13.6 है ना, ये माइनस में जीरो की तरफ चलती है, तो जीरो की तरफ जाने का मतलब इंक्रीज करना। ये याद रखना। लोग समझते हैं कि जी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, नहीं, इंक्रीज कर रही होती है टोटल एनर्जी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी लो से हाई ऑर्बिट की तरफ जाते हुए इंक्रीज करती है, काइनेटिक डिक्रीज करती है, क्योंकि वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही होती है। वेलोसिटी का रिलेशन एन के साथ इनवर्स होता है, या स्पीड का। पीछे हम फॉर्मूला देख कर आए हैं, फॉर्मूला बहरहाल याद करने लिखा। इसके बाद आपके पास एक्साइटेशन, लेकिन उससे पहले ये हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर एक छोटा सा एमसीक्यू है। ये वाला रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू या फॉर्मूला, ये E/hc होता है। E/hc कहना चाहिए। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू E/hc होती है, और ये वैल्यू 1.097410⁻7 पर मीटर आती है। इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्साइटेशन और नॉर्मल स्टेट किसे कहते हैं? जो भी इसका इलेक्ट्रॉन का अपना पेरेंट ऑर्बिट होता है वो उसके लिए ग्राउंड स्टेट कहलाता है, और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है तो वो उसका एक्साइटेड लेवल कहलाता है। इस दौरान जितनी वो एनर्जी लेता है वो एक्साइटेशन एनर्जी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को एक्साइटेशन पोटेंशियल कहेंगे। इसी तरह आयोनाइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ये लिखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन खाली वोल्ट में ये नीचे लिखा है इसका पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद एक्सरे के अंदर आपने इनर शेल ट्रांजिशंस को स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं KLMN ऑर्बिट में। तो जब किसी इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हम बाय सम मेथड नॉकआउट कर दें, निकाल बाहर करें, तो वहां इलेक्ट्रॉन की पैदा होती है डेफिशिएंसी। उसको फिलअप करने के लिए हाई ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आते हैं। उस दौरान जो रेज खारिज होती हैं, रिलीज होती हैं, इमिट होती हैं, उन्हें एक्सरे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इनकी टाइप होती हैं के अल्फा, के बीटा, के गैमा। यानी अगर वैकेंसी के ऑर्बिट में है और साथ वाला ऑर्बिट है एल, वहां से इलेक्ट्रॉन आया तो के अल्फा, एल के ऊपर एम है, वहां से इलेक्ट्रॉन आया के अंदर फिलअप करने के लिए तो के बीटा, एंड फिर आगे के गैमा। इस तरह से आपके पास हाई से हाई फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी की एक्सरे निकलती हैं। के अल्फा की एनर्जी सबसे कम होगी इस सीरीज में, लेकिन के गैमा सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा। अलबत्ता इंटेंसिटी या तादाद अल्फा की ज्यादा होगी, के अल्फा की, गैमा की कम होती है। ये तो के की सीरीज हो गई। इसी तरह एल जो ऑर्बिट है उसमें से भी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो सकता है, उसकी फिर एल सीरीज आ जाएगी, एम की एम सीरीज होगी, एन की एन सीरीज होगी। ये आपके आप सामने एक कॉलेज ट्यूब दिखाई गई, ये आपकी बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बनी हुई है। इसमें याद रखिएगा जो टारगेट मेटल है जहां से एक्सरे इमिट होती नजर आ रही हैं आपको, ये एक्सरे यहां से नहीं कर रही हैं, मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं।
और उसके पीछे मैं रेड कलर से मेंशन करने लगा हूँ, ये सारा इलेक्ट्रॉन गन या कैथोड है जो इनडायरेक्टली हीट करके इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। अब एनोड के ऊपर मेटल होती है टारगेट, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन आते हैं हाई टेम्परेचर पर, हाई हाई पोटेंशियल पर, और ये पोटेंशियल अल्टरनेटिंग करंट से अप्लाई किया जाता है। और इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट के साइकिल के सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के दौरान इमिशन ऑफ एक्सरे होती है। हाई एनर्जी एक्सरे लेने के लिए मेटल सरफेस का एटॉमिक नंबर बढ़ाना पड़ता है। 1895 में ये रॉन्जन ने इसको डिस्कवर किया था एक्सरेज को, और डॉक्टर कॉलेज ने इसकी ट्यूब डिजाइन की थी। बाकी इसको आपने स्टडी करना है। एक्सरे एक और तरीके से भी आती है। ये जो इलेक्ट्रॉन जब हिट करते हैं ना मेटल को, टारगेट मेटल को, तो एकदम से ही स्लो डाउन होता है। तो जब भी चार्ज पार्टिकल डिसलरेट या एक्सलरेट होता है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होती है। इसको ब्रैम-स्टर्लिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये ब्रैम-स्टर्लिंग इफेक्ट का यहाँ जिक्र है नोट्स के अंदर, ये वाला, इसको आप स्टडी कर लेंगे, बुक को भी कीजिएगा, इसको भी, नोट्स को भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें बातें ज़रा पिन पॉइंट की गई हैं ज़्यादातर। आगे फिर एक्सरे के यूजेस हैं। एक्सरे पे कोई चार्ज नहीं होता, ना गैमा पे कोई चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मुतासिर नहीं होती। हमारा ट्यूमर वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी, डायग्नोस करने के लिए भी, फ्रैक्चर बोन्स को चेक करने के लिए मेडिकल में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। फिर आपके पास कैट स्कैनर आ गया। कैट स्कैनर जो होता है ये असल में आप देखोगे जिस तरह के एमआरआई मशीन होती है, मैग्नेटिक रेजोनेटिंग रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, तो बिल्कुल उसी तरह का ये भी होता है। बस कैट स्कैनर आमतौर पे ब्रेन ट्यूमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। चारों तरफ आपके पास एक्सरे के सोर्स होते हैं, उसके सर की बैक एंड के ऊपर 3D में कैमरे लगे होते हैं डिटेक्ट करने के लिए। इस तरह वो आपके पूरे ब्रेन का 3D मॉडल दिखा देते हैं। कैट स्कैनर के मुतालिक कहा जाता है कि ये 1% भी अगर वेरिएशन हो इन एनर्जी डेंसिटी, इट कैन डिटेक्ट 1% डेंसिटी वेरिएशन कैन बी डिटेक्टेड। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर स्टे नहीं कर सकता। न्यूक्लियस का जो साइज हम लेते हैं वो तकरीबन 10⁻⁻14 या 15। ठीक है, इसको और करके हम 10⁻⁻15 ज़्यादा वैल्यू होती जो ली जाती है। यानी भी हम ये वैल्यू जो पुटअप करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन में, तो हमारी जो एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड वेलोसिटी आती है ना, वो 10⁻10 आ जाती है, जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, और ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट या उससे ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ से साबित होता है इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस स्टे नहीं करता, आउटसाइड द न्यूक्लियस कर जाता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, लेज़र का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ना है कि ये इमिशन और स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन किसे कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब किसी हाई ऑर्बिट में जाता है ना, तो 10⁻⁻8 सेकंड तक वहां रह पाता है, उसके बाद वापस आ जाता है अपने आप। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है रिलीज कर देता है। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, अपने आप एनर्जी का निकल जाना।
लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे लेवल में फंस जाता है जो मेटास्टेबल लेवल है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक ऐसा फोटोन चाहिए होता है जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हो, ट्रैप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हो। तो वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करवाता है। इस तरह की डी एक्साइटेशन वो कहलाती है स्टिम्युलेटेड इमिशन। उसके नतीजे में जो आपके पास लाइट आती है या एनर्जी आती है वो स्टिम्युलेटेड इमिशन कहलाती है। फोटोन के जरिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी किया जा सकता है, उसे कहते हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। शर्त एक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एग्जैक्टली ऑर्बिट्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ एनर्जीज के इक्वल होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए आप इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी का भी चल जाएगा एक्साइटेशन में, लेकिन फोटोन एग्जैक्ट एनर्जी का होना चाहिए। अलबत्ता आयोनाइजेशन के लिए ज्यादा एनर्जी का फोटोन भी चल सकता है, आयोनाइजेशन के लिए सिर्फ, एक्साइटेशन में एग्जैक्ट एनर्जी का। अब स्टिमुलेटेड जो इमिशन है ये एक बेसिक प्रिंसिपल है आपकी लेजर का। लेजर एंक्रोनियम है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का। मेटास्टेबल लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन मोर देन नॉर्मल स्टे करता है। एक्साइटेड और मेटास्टेबल का अगर आपस का कंपैरिजन निकाला जाए तो मेटास्टेबल में इलेक्ट्रॉन जो स्टे करता है वो तकरीबन 10⁻³ सेकंड तक, और एक्साइटेड में 10⁻⁸। तो दोनों की रेशियो 10⁻⁵। इन 10⁻⁵ टाइम्स 1,00,000 गुना ज्यादा टाइम स्टे कर जाता है इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल लेवल में। क्योंकि आम हालात में तो हमें इतना नहीं पता लगता 10⁻³ सेकंड -8 सेकंड, लेकिन माइक्रो लेवल पे या फिर नैनो लेवल पे ये बहुत ज़्यादा टाइम है। लेजर की 3 अकसाम है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। सॉलिड में आपके पास क्रिस्टल होता है, जैसा रूबी क्रिस्टल यूज करते हो। लिक्विड में मेथनॉल वगैरह को डिसॉल्व करते हैं, कलर शरर उसके अंदर। और जो लेजर है वो गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपके पास जो कॉम्बिनेशन है हीलियम नियॉन का है। हीलियम 85% होती है, और नियॉन जो एक्टिव गैस है 15% होती है। अब मेटास्टेबल लेवल जो हीलियम का है वो 20.61, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियॉन का 20.66। लेकिन बोला ये नियॉन डायरेक्टली अपने मेटास्टेबल लेवल में नहीं जाता, हम हीलियम के जरिए कोलायन करते हैं नियॉन एटम को और फिर इसको ऊपर ले जाते हैं इसके मेटास्टेबल लेवल में इनडायरेक्टली। जो एनर्जी का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम से मिल जाता है। ये यहाँ पे मेंशन भी है। अब जब ये हीलियम का एटम चला जाता है ऊपर, तो ये 20.66 से जंप करता है 18.70 लेवल पर। इस तरह से जो ये लेजर इमिट करता है वो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की होती है। और ये रेड कलर की लेजर लाइट है जिसका वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर होता है। बाकी लेजर के यूजेस हैं कि ये सर्जरी में, वेल्डिंग ऑफ डिटैच रेटिना के लिए, कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लिम्फ सिस्टम को ओपन करने के लिए, वेल्डिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए हार्ड मटेरियल में, और इसी तरह लाइनिंग इक्विपमेंट यानी कि चीज़ों को सीधा करने के लिए, कम्युनिकेशन में, वॉर में, हथियारों में, मिसाइल में यूज होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम ये देखेंगे अपने जो हैंड रिटन नोट्स को। शुरू में तो इसके अंदर डेफिनेशन वगैरह ये स्पेक्ट्रा की टाइप्स हैं जो हम देख चुके हैं, और ये वो टेबल है जो मैं आपसे कह रहा था। अलबत्ता इस टेबल में आप एक काम और करेंगे, आप इनको कैलकुलेटर से डिवाइड करके, ये असाइनमेंट है आपके लिए,
इन वैल्यूज को बकायदा यहाँ पे लिखेंगे कि ये वैल्यूज कितनी आती हैं, क्योंकि ये भी आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू की शक्ल में, हाई और लो की रेंज। अलबत्ता आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उस जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसमें लेमन, पाल्मर और पास्चन के लिए ये सीरीज मेंशन्ड है। मैं देखता हूँ आपको शायद दिखा सकूँ यहाँ पर अभी इसका टेबल। जी, इसमें आप देख लेते हैं ये टेबल कहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कीजिएगा। नहीं, इस नोट्स में नहीं है मेरा ख्याल में। टेक्स्ट बुक में पता ये चीज़ है, यहाँ पे सर दस्त नज़र नहीं आ रहा, होना चाहिए था इधर। अच्छा, पेज मुटा हुआ है, पेज नहीं है, एक पेज इसमें आई थिंक है नहीं, जो भी है खैर से। ये आ गया, मैं कहाँ गया टेबल, ये है जी, इसको नोट कर लें। ये सिर्फ 3 सीरीज का, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर तक लेमन सीरीज होती है, और 365 नैनोमीटर से 656 तक बाल्मर है, 820 से लेकर आगे नीचे 1850 है, ये 15 नैनोमीटर तक ये पाशन है, और बाकी आपने इसमें खुद कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है बेटा जी। अब एक और चीज़ देख लें इसके अंदर, जो हमारे यहाँ लेक्चर का नोट्स हमने ओपन किए हुए थे, ये मिनिमम मैक्सिमम का, इसमें एक है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कि जब एक ट्रांजिशन होती है पांचवें से पहले में, या पांचवें से तीसरे ऑर्बिट में, या चौथे से पहले में, या तीसरे से पहले में, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस यानी कितनी वेवलेंथ रिलीज होंगी। उसका एक जनरल फॉर्मूला आप नोट कर लें, n-p फैक्टोरियल। अब ये जो फैक्टोरियल है ना, ये एडिटिव है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक छोटा सा हम फिजिसिस्ट का जो गार्ड है, या फॉर्म, या यूं समझ लो कि एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आता है, तो n का मतलब 5 है और p का मतलब 1 है, तो 5-1 एडिटिव, 5-1 का मतलब 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 4 + 3 + 2 + 1, कैलकुलेटर से अगर करके देखोगे तो ये वहां मल्टीप्लाई होता है मैथमेटिक्स में। ये तो हमने एक वैसी बनाया हुआ फॉर्मूला, इस तरह से जो आंसर है डायरेक्ट हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस दे देगा, ये 10 आता है आंसर, और ये 10 यहाँ लिखा हुआ भी इस जगह पर। 2 से 1 में एक लाइन होती है, 3 से 1 में 3 होती है, 4 से 1 में 6 लाइनें होती हैं। इसी तरह आप 5 to 3 भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब 2 से 1 तक जाना है, मतलब यहाँ विक्टोरियल में जो भी नंबर आएगा ना, उस नंबर से 1 तक जितने नंबर आ रहे हैं सबको जमा कर दो, तो जितना आंसर आता है उनके सम का, उतनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी इस ट्रांजिशन के दौरान।
ये नोट कर लो। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम और मिनिमम लैम्डा का की रेशो, लेकिन फॉर अ सेम सीरीज, यानी कि बाल्मर की मैक्सिमम मिनिमम, पास्चन की मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ पे पास्चन के लिए पी और एन का आंसर लगा दो जो 3 और 4 होते हैं, एन में 4 पी में 3, तो डायरेक्ट आपके पास मैक्सिमम मिनिमम का आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये जो ऊपर टेबल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वही टेबल है जो मैंने पहले आपको अलग अलग पढ़ाया था, अब उसके अंदर वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर लिया हर चीज को। अब इसके अंदर हमें कोई भी मैक्सिमम और कोई भी मिनिमम की रेशो मालूम करने को कह सकता है, किसी का प्रोडक्ट मालूम करने को कह सकता है, इस तरह मजीद एमसीक्यू बना सकता है। तो ये आपने जरा देख लेना, क्योंकि कल जब टेस्ट आएगा उसमें इस तरह की चीजें आएंगी। बोर एटॉमिक मॉडल, उसके फॉर्मूले हमने देख लिए थे, आपको बता दिए थे मैंने ये सारे फॉर्मूले। इनमें अलबत्ता आपने जो चीज अब ज़हन में रखनी है वो रेशोस, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल से ये बनी हुई है 1 - 2, काइनेटिक की टोटल से 1 - 1, और रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू टोटल 2:1। बड़ी आसान है, इनके फॉर्मूले और से देखोगे सेम सेम फॉर्मूले हैं, सिर्फ 1 2 का फर्क चल रहा है या प्लस माइनस का फर्क चल रहा है बस। लो से हाई जाते हुए, जिसको गिरिंग कर रहा हूँ इसको चेक करो जरा, ये बातें बता चुका हूँ, यहाँ लिखी हुई है अलग से। वेलोसिटी डिक्रीज करती है, रेडियस बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी बढ़ती है। ये कुछ एमसीक्यू है, नोट्स में देख लीजिएगा। तो बहरहाल ये सब बातें थी जो आपने स्टडी करनी थी।